हाँ तो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी के प्रारूप में कक्षा 9 के लिए विषय विज्ञान में उपविषय रसायन विज्ञान और पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ हम प्रारंभ कर रहे हैं। और इस पाठ में कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें डीपली स्टडी करने हैं। मैं पाठ परिचय के रूप में शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। हम द्रव्य ये पदार्थ पढ़ेंगे, उनके गुण पढ़ेंगे, भौतिक स्वरूप कैसा होता है उनका ये पढ़ेंगे, उनके कुछ विशेष गुण हैं उनके बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे। फिर भौतिक अवस्था के आधार पर उनको कितने भागों में बांट सकते हैं हम उन बात को बताएंगे। अवस्था परिवर्तन, बाष्पीकरण और बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक बताएंगे। इसमें एक टॉपिक और लास्ट में रह जाएगा, ताप परिवर्तन और ताप का हम जो है विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल। ये टॉपिक अगली वीडियो में मिलेंगे। अब हम अपने टॉपिक के लिए मैं आपसे एक जर्नली क्वेश्चन मालूम कर रहा हूँ। जैसे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, तो जैसे चैप्टर का ही नाम है, यदि हम चैप्टर को स्टार्ट करें और अपने आसपास के वस्तुओं को देखें तो हमारा इस हेडिंग का सार्थक मीनिंग निकल जाएगा। कह रहा है कि हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं यदि हम उनको देखें, जैसे कि टेबल, कुर्सी, डस्टर, कोई लोहे का किवाड़ हो सकता है, ईंट पत्थर हो सकते हैं। इन सभी जो वस्तुएं हमारे सामने होती हैं ये सब पदार्थ की संज्ञा में होती हैं। अब हमने ये तो सीख लिया कि हमारे आसपास जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वो सब पदार्थ हैं, किंतु पदार्थ की वास्तव में एक सटीक डेफिनेशन, ये परिभाषा भी होनी चाहिए। साइंस की दृष्टि से पदार्थ या द्रव्य उन्हें कहते हैं जो स्थान घेरती हैं और उनमें संहति अर्थात द्रव्यमान होता है। दो चीज़ में बता रहा हूं आपको मैं। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि स्थान घेरना, और दूसरा गुण होना चाहिए उनके अंदर संहति, अर्थात उनके अंदर द्रव्यमान होना बहुत जरूरी है। इसे बोलते हैं मास अंग्रेजी में, MASS। अब जिनके अंदर ये दोनों गुण उपस्थित हैं वो सभी पदार्थ या द्रव्य की श्रेणी में आते हैं। अब यदि हम कोई चौक का टुकड़ा लें, ठीक है, तो वही पदार्थ है। अगर मैं एक प्रश्न मालूम करूं कि भाई जब पदार्थ ये सभी हैं, लोहा, लकड़ी, पत्थर, चौक आदि, तो फिर इनका स्वरूप ये किस रूप से बने हैं, इनके जो भाग हैं वो कितने हो सकते हैं, ये हमारे दिमाग में प्रश्न उठ सकता है। तो वास्तव में इन द्रव्यों या पदार्थ के बहुत छोटे छोटे टुकड़े यदि सोचे भी जाएं, तो यदि हम किसी पदार्थ को तोड़ते ले जाएं और एक सुई की नोक के जैसी स्थिति में उनका विभाजन करते चले जाएं, तो उससे भी कई गुना छोटे अर्थात अति सूक्ष्म टुकड़ों से मिलकर के पदार्थ बने होते हैं, माइक्रो श्रेणी के होते हैं। अब इन सभी कणों की बात यदि मैं करूं तो इन कणों की बात सबसे पहले पदार्थों के वर्णन के लिए महर्षि कणाद ने अब से 400 से 500 वर्ष पूर्व पदार्थ को व्याख्या करने के लिए की थी।
अब जैसे समय बदला तो और अन्य साइंटिस्टों ने भी, वैज्ञानिकों ने भी कणाद के पक्ष में अपने प्रमाण दिए। समय व्यतीत होने के बाद डाल्टन आए और अन्य साइंटिस्ट भी आए। डाल्टन ने भी कणाद के पक्ष में ही अपने प्रमाण दिए और बताया कि पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता वह परमाणु होता है। उस समय कण कह रहे थे, अब हम उसको परमाणु के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सी बात ये समझ में आनी चाहिए आपके कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों अर्थात परमाणु से मिलकर बना होता है। अब पदार्थ के अंदर दो विशेष गुण होते हैं, स्थान घेरना और संहति। हमारे पास अब बात ये निकल कर आती है कि जब ये कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इन कणों से मिलकर पदार्थ बना होता है, तो ये फिर जुड़ते कैसे होंगे? अगर मैं एक लकड़ी के गट्ठर का एग्जाम्पल दूं और उन लकड़ियों के समूह को एक टाइट रस्सी से बांध दी जाए, टाइट करके, तो रस्सी बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो जाएंगी और उनको खींचा जाए तो बड़ी मुश्किल से निकलेंगी। एक गट्ठर में ढीला छोड़ दिया और एक को हमने बांधा ही नहीं, तो दिमाग में ये बात आ सकती है कि जो ज़्यादा टाइट बंधे हुए हैं उनमें से किसी भी लकड़ी को विस्थापित करना मुश्किल है। जो सिंपल है, ढीले हैं, उनमें निकाल सकते हैं, और जिसमें नहीं है उसको तो कहीं उठा रख सकते हैं। बस सेम ऐसी ही संरचना इन कणों के अंदर एक अदृश्य बलों के द्वारा होती है। इन बलों को हम कहते हैं अंतरा अणुक बल, अंग्रेजी बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। अब इन अणुओं के बीच में, जैसे मैं एक प्रारूप बता रहा हूं, एक हमारे पास कोई पदार्थ मैं प्रारूप बता रहा हूं, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है कोई, और यदि इनके बीच का गैप कम है तो इनका मतलब ये है कि इनके बीच जो बल है, लगने वाला बल है, वो ज्यादा प्रबल है, जिसकी वजह से ये कण नजदीक है। और यदि मैं प्रारूप पर समझाऊं आपको कि ये कण कुछ दूर दूर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इनके भी लगने वाला जो ये बल है ये थोड़ा क्षीण है, मध्यवर्ती है। और यदि मैं ये कह दूं कि ये कण बहुत दूर दूर हैं, ज़्यादा दूर हैं, और स्थिति में ऐसी है कि इनको परिवेश से हटते ही बाहर घूमने की स्वतंत्रता मिल जाए, तो समझ लीजिए इनके बीच ये बल ना के बराबर, नगण्य है। इन बलों के आधार पर हम अगले कुछ टॉपिक ढूंढने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको बल के बारे में बता दिया। इस बल के द्वारा ही इन अणुओं के बीच का गैप निर्भर करता है। पदार्थ की व्याख्या में अणुक बल और अणुक स्थान, अंतराणुक स्थान, ये दो टॉपिक बहुत कायदे के हैं और जरूरत है हमें। अब इनके बाद मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूं और सोचना। हमारे पास एक गिलास है और गिलास में मैंने पानी भर दिया। मैंने फिर एक चम्मच ली और उस चम्मच में मैंने नमक ले ली। फिर इस नमक को मैंने इस पानी में गिरा दिया और घुमाने के बाद मुझे ये नमक कुछ देर बाद दिखाई नहीं देती। दिमाग में प्रश्न ये मेरे ये आता है कि ये नमक कहां गई, जो आपके दिमाग में भी आ सकता है। तो ये नमक, जबकि कण इसके दर्शनीय थे, पानी में घुलने के बाद गायब हो जाती है। कभी सोचा कि नमक कहां चली जाती है? वास्तव में जो मैंने अभी आपको अंतराणु के स्थान और बल बताया, पदार्थ की स्थिति पर ये
अणुओं के बीच जो स्थान होते हैं, अंतरणु के स्थान, इंट्रामोलिकुलर स्पेस, उसमें ये कण विलीन हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसीलिए हमें नमक दिखाई नहीं देती। ये आपका एक प्रयोग आपके एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 2 पर डाल रखा है, आप उसे पढ़ सकते हैं। अब इतने के साथ साथ हमें इनके विशेष गुण पढ़ने पड़ेंगे, तब हमें अगले पदार्थ के संबंध में कुछ जानकारी मिल पाएगी। इसलिए मैंने आपको पहले ये एग्जाम्पल दिया कि ऐसा क्यों हो गया। अब ऐसा होने के लिए हमें सबसे पहले पदार्थ के विशेष गुणों के बारे में पता होना चाहिए, तब हम इनकी सही से सटीक व्याख्या कर पाते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कोई सा भी द्रव्य हो या पदार्थ हो, इनके अणु हमेशा गतिशील रहते हैं। क्या मैंने आपको कहा? गतिशील रहते, निरंतर गतिशील, एक बात। दूसरी बात, इनके अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, अंतराणुक बल होता है। ये आपका अंतराणुक बल के संबंध में एक टॉपिक बल का हो गया। तीसरा टॉपिक आपका जुड़ जाएगा इसमें, अंतराणुक स्थान। अंतराणुक स्थान हो जाएगा। और इन तीनों टॉपिक के साथ साथ हमें सभी पदार्थों के गुणों की व्याख्या करनी होती है। अब जिन पदार्थों के अंदर ये तीन विशेष गुण उपस्थित हैं, तो समझ लीजिए वे सभी द्रव्य को, उन सभी द्रव्यों को हम बड़े आसानी से वर्णित कर सकते हैं, समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। अब मैं पदार्थ को कितने भागों में, हम ये द्रव्य को कितने भागों में बांट सकते हैं, उस बात को समझाऊंगा। और मैं भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को बता रहा हूं। कभी हमने सोचा कि जो हमारे आसपास ये लकड़ी, पत्थर या जल या गैसें घूमती रहती हैं, तो ये वास्तव में अलग अलग रूप में क्यों होते हैं? तो इनका कारण भी क्या है? इनके अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल पर डिपेंड करता है। तो मैं यहां पर द्रव्य को परिभाषित करने के बाद द्रव्य का वर्गीकरण कर रहा हूं। देखिए, द्रव्य वर्गीकरण होता है दर्शनीय अवस्था के आधार पर, अर्थात भौतिक अवस्था के आधार पर हम द्रव्य को केवल 3 भागों में बांटेंगे। यहां पर ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है? वे सभी पदार्थ जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं या स्वाद ले सकते हैं। हर प्रकार की इंद्रियों द्वारा उसे किसी न किसी रूप में महसूस प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में कर सकते हैं, वो सभी द्रव्य होते हैं। और इन द्रव्यों को हम भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांट देते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होते हैं देखेंगे। अगर द्रव्यों के अणुओं के बीच का स्थान बहुत कम हो और बहुत नज़दीक नज़दीक इनके कण जुड़े हुए हों इस रूप से, तो समझ लीजिए ये ठोस का प्रारूप है। और इन ठोसों की एक विशेषता होती है बच्चों कि इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। होते क्यों हैं इसका भी कारण है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच जो गैप होता है, अंतराणुक स्थान होता है, वो बहुत कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि इनके अणुओं के बीच लगने वाला बल जो है, अंतराणुक बल सबसे ज़्यादा अर्थात स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। इसीलिए इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। इसी टॉपिक पर आपका एक एनसीईआरटी में प्रश्न मिलता है एक्सरसाइज में, और बिटवीन द चैप्टर में भी क्वेश्चन है एक। वो कहते हैं
कि क्या कारण है कि कमरे के ताप पर लोहे की अलमारी ठोस है। अब ये तो हम जानती हैं कि भाई अलमारी ठोस है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से हम उसको कैसे समझाएंगे कि यह ठोस है। तो केवल दो बात याद रखनी है। एक तो क्या, उसका आकार, दूसरी बात रखनी आयतन। कमरे के ताप पर अलमारी ठोस इसलिए है क्योंकि उसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हैं, इसलिए ये दोनों गुण, विशेष गुण क्या होते हैं, ठोस के होते हैं। अतः लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। अब इनके गुणों की और विस्तृत व्याख्या करेंगे। अब हम बात करते हैं द्रव की। द्रव का प्रारूप बना के दिखा रहा हूं मैं। जिस प्रकार के ठोस कण बहुत घनिष्ठ होते हैं, नजदीक होते हैं, ठीक उससे थोड़े से दूर दूर और फिसलने वाले ये कण होते हैं, और इनके बीच का गैप ठोसों से थोड़ा ज्यादा होता है। इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोसों से कम होता है, और ये अनियमित गति करते हैं सभी दिशाओं में। जब अनियमित गति करते हैं तो ये दीवार पर वर्तन की टकराते रहते हैं। इनके अणु बहुत प्रत्यास्थ होते हैं, फिसलने वाले होते हैं। जिस बर्तन में रख दें उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इनके अणु प्रत्यास्थ होते हैं, फिसलते हैं। और ऐसी स्थिति में उनका आयतन कैसा होगा? निश्चित होता है, किंतु आकार अनिश्चित। तुमने देखा होगा, यदि 1 लीटर दूध है, आपने उस दूध को बड़े बर्तन में कर दिया तो रहेगा 1 लीटर ही, किंतु उसका आकार बदल जाएगा। आपने उसको यदि थाली या परात में कर दिया तो थाली या परात का रूप ले लेगा। मतलब आकार तो बदल जाएगा, किंतु आयतन निश्चित ही रहेगा। फिर मैं बात करता हूं गैसीय पदार्थों की। गैसीय पदार्थों के बीच जो अणु होते हैं वे अणु बहुत दूर दूर होते हैं और गतिशील होते हैं। इनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और अपने आयतन में बहुत कम संख्या में उपस्थित होते हैं। इनके बीच लगने वाला अंतरा अणु को बल, जिस वजह से कण या अणु बहुत नज़दीक जुड़े हुए होते हैं, वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। जिस कारण इन्हें यदि इनके परिवेश से मुक्त कर दिया जाए तो ये अपना परिवेश छोड़ करके संपूर्ण अपने परिवेश में, जो बाहर का परिवेश है, विचरण करने लगते हैं। जैसे कि आप कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक इत्र की बोतल है। जब तक आप इत्र की बोतल की नोजल को नहीं दबाते हैं तब तक इत्र छोटी सी शीशी के आयतन के रूप में होता है, और जैसे ही आप उस नोजल को थोड़ा सा प्रेस कर देते, दबा देते हैं, तो उसमें से वह गैस बाहर निकल जाती है और इत्र के कण सभी परिवेश में घूम जाते हैं। यदि कमरे में बैठे हैं तो कुछ ही क्षण बाद बोतल का आयतन और आकार छोड़ करके वो पूरे कमरे का आकार और आयतन ग्रहण कर लेते हैं। इससे ये पता चला आपको कि ठोसों का जो आकार होता है और आयतन होता है वो निश्चित होता है, और द्रवों का जो आकार होता है वो अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित होता है, और गैसों का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। एक टॉपिक आपका आता है ठोस द्रव गैसों के गुणों में अंतर। ये अंतर मैं आपको बातों बातों में शॉर्टकट में बता देता हूं। देखिए, ये प्रारूप है, यहां पर ठोस का है, ये द्रव का है, ये गैस का है। मैं एक गुण लेता हूं पहले आयतन का। जब आयतन की बात करूंगा तो ठोसों का आयतन होता है निश्चित,
मैंने आपको बताया अभी। द्रव का करूंगा मैं तो निश्चित मैंने अभी बताया था आपको। ऐसे ही गैस का अनिश्चित होता है, ये जिस रूप में रखे जाएंगे उस रूप को ग्रहण कर लेते हैं। दूसरी बात, आकार की बात करते हैं। ठोसों का आकार सदैव निश्चित होता है क्योंकि इनके बीच अणुओं का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। द्रवों का बीच लगने वाला, अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दुर्बल प्रवृत्ति का होता है। ठोसों से तो इनका बल कम होता है किंतु गैसों से ज़्यादा होता है, इसीलिए इनका आकार अनिश्चित होता है। और इनका भी अनिश्चित होता है। तीसरे गुण की बात करते हैं हम, दृढ़ता, रिगिडिटी, RIGIDITY। ठोसों की दृढ़ता सबसे अधिक होती है, अर्थात इनके अणुओं को शीघ्रता से दबाया नहीं जा सकता, नगण्य इनकी संपीड्यता होती है, तो ये नगण्य हो गए। द्रवों पर दाब डाल करके उनको दबाया जा सकता है, तो ये मध्यवर्ती होते हैं, इनका आयतन घट जाता है। गैसों पर यदि दाब डालते हैं तो ये और तेजी से नीचे को अपने गैप वाले स्थान पर अपने लघु आयतन को ग्रहण कर लेते हैं, जिसका आयतन इनका तेजी से घट जाता है। तो दृढ़ता ठोसों में नगण्य होती है, द्रव में मध्यवर्ती होती है, अर्थात ठोसों से कहीं ज़्यादा और गैसों से कम। गैसों में सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। अब बात करते हैं बहने का गुण कर लेते हैं हम। बहने का गुण, भाई ठोस तो कभी बहते नहीं है, ठोस विशेष ताप पे ही बहते हैं, नहीं होता इसमें बहने गुण, नहीं होता, सामान्यतः नहीं होता। द्रवों में होता ही है, ऊपर से नीचे को बहना, ऊपर से नीचे की ओर। गैसों में गैस बहती नहीं है, फैलती हैं, विस्तृत होती हैं, ये सभी दिशाओं में विचरण करने लगती हैं, अर्थात ये विस्तृत होती हैं। अब एक गुण और लेता हूं मैं, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अणुओं के अंदर यदि ऊर्जा ज़्यादा है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, तो वे अणु अपना स्थान छोड़कर गति करेंगे, और जिनमें ये ऊर्जा कम है वो गति नहीं करेंगे। ठोस के अणु अपनी जगह निश्चित होते हैं, केवल अपनी जगह कंपनी गति करते हैं। जैसे मैं हिल रहा हूँ, इस पर कंपनी गति करते हैं, अपनी ऊर्जा नजदीक वाले कण को दे देते हैं, तो इनकी जो है गति ऊर्जा बिल्कुल नगण्य होती है, सबसे कम। इनकी गतिज ऊर्जा मध्यवर्ती होती है, अर्थात ठोसों से ज्यादा, गैसों से कम। और गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, इसी कारण ये अपने परिवेश को छोड़कर भी बाहर जा सकते हैं, सर्वाधिक होती है। एक टॉपिक ले लेता हूं मैं इसका, स्थितिज ऊर्जा। ठोसों की स्थिति ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए वे अपने स्थायी अवस्था में रहते हैं, अर्थात ये सर्वाधिक हो जाएगी यहां पर। द्रवों की जो स्थिति ऊर्जा होती है वो मध्यवर्ती होती है, गैसों की स्थिति ऊर्जा नगण्य होती है, क्योंकि गैस के अणु लगातार गतिशील रहते हैं, अनियमित टक्कर करते रहते हैं, इनकी टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, दीवार पर, बर्तन की दीवार पर ये लगातार टकराते रहते हैं, जिससे बर्तन की सतह पर दाब पड़ता है। इसे ही गैसों का दाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा अवस्था परिवर्तन। ये टॉपिक आपके हर प्रकार की परीक्षा के लिए, चाहे वो आपका मंथली टेस्ट है, चाहे एनुअल टेस्ट है, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा, कोई सी परीक्षा हो, सभी में अधिकांश आता है, इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से तैयार कर लें।
अब मैं आपको बात करता हूं अवस्था परिवर्तन की। देखिए बच्चों, कभी हमने ये सोचा है कि जब हमें ठंडे बर्फ के जैसे वस्तुओं का अनुभव करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले दिमाग हमारा दौड़ता फ्रिज की ओर। हम सबसे पहले सोचते हैं जल लेते हैं और जल को जमा लेते हैं। फिर कभी आपने ये भी देखा होगा कि जब आप बर्फ के क्यूब्स को अर्थात आइस क्यूब्स को बाहर निकाल कर रख देते हैं तो कुछ देर बाद वो पिघल जाता है। यदि उसी द्रव को हम और तापमान दे दें तो सोचो क्या होगा? जनरल सी बात है, वो भाप में बदल जाएगा। हमारा टॉपिक आज इन्हीं बातों पर और जुड़ा हुआ है। अगर कोई पदार्थ भौतिक कारकों की वजह से अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो वह घटना अवस्था परिवर्तन कहलाती है। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, एक बर्फ का टुकड़ा हमारे पास है, हमने इसको हीट दी, तापमान दिया, तो ये द्रव में आ जाएगा अर्थात जल में बन जाएगा। और यदि मैंने इसको और हीट दी, ठीक, अब 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा? ये 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास भाप में बदल जाएगा, भाप या जल वाष्प। और यदि मैं इसको रिवर्स करता हूं, इस भाप को ठंडा करता हूं, जल बन जाएगी। मैंने इसको 0 डिग्री सेल्सियस से और नीचे तापमान पर ले जाता हूं, दोबारा ठंडा करने पर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तो क्या होगा? ये दोबारा जम जाएगा। तो हमने देखा कि एक पदार्थ की भौतिक अवस्था दूसरी अवस्था में चेंज होती चली गई। ये किस कारण हुआ, ये भी समझने की जरूरत है। ताप वृद्धि, एक बार हमने ताप बढ़ाया, जो ताप बढ़ता है तो हमेशा दाब घटता है, ये ध्यान रखना। आप इस घटना को दो तरह बता सकते हैं आप, ताप वृद्धि या दाब में कमी, वायुमंडलीय दाब में कमी, या दूसरा बोल सकते हैं ताप घटाना अर्थात ताप में कमी या वायुमंडलीय दाब में वृद्धि। उल्टा होता बिल्कुल। इस आधार पर आपका एक प्रश्न डाल रखा है एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जब आप करेंगे सोल्व तो अंतिम क्वेश्चन आपका इसी आधार पर है, सभी अवस्थाओं परिवर्तन पर डिपेंड है। तो चलिए, तो अब आप समझ में आया होगा कि अवस्था परिवर्तन क्या होता है। जब कोई भौतिक कारक को परिवर्तित करके एक पदार्थ की दूसरी अवस्था में बदल देते हैं, पदार्थ की एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदल देते हैं, तो उसे भौतिक अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर भौतिक अवस्था परिवर्तन होती हैं, ये ध्यान रखना आप, इसको अवस्था परिवर्तन भी कहते हैं। एक टॉपिक आएगा बाष्पीकरण। बाष्पीकरण क्या होता है जरा समझिए। हमारे पास एक सतह बर्तन है, हमारे पास बर्तन में पानी भर रखा हमने, और हमने इसको धूप में रख दिया। जब यहाँ पर सनलाइट इस पर आई तो ये भाप में बदलना स्टार्ट हो गया। जब कोई द्रव पदार्थ वायुमंडल की ऊष्मा से अपनी ऊपरी सतह से बाष्प बनकर उड़ना स्टार्ट कर देता है या आरंभ हो जाता है, तो यह घटना बाष्पीकरण कहलाती है। बाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल ऊपरी सतह से प्रारंभ होती है। अवस्था परिवर्तन में बाष्पीकरण का टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है, इसमें एक टॉपिक क्वेश्चन का भी आएगा, और बाष्पीकरण को क्या क्या चीज़ प्रभावित करती हैं भी ये आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 ताप, ये ताप बढ़ता है तो पदार्थ का बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तेज धूप में यदि अलगनी पर हम अपने कपड़े लटकाएं और एक अलगनी ऐसी हो जहां पर धूप ना पड़ रही हो, तो देखना कि अधिक गर्मी वाले अलगनी पर जहां पर कपड़े लटके हैं वहां जल्दी सूख जाते हैं, अर्थात ताप वृद्धि से बाष्पीकरण बढ़ जाता है। दूसरी बात आर्द्रता।
आर्द्रता में क्या होता है, अगर हम कोई पदार्थ नमी में रख रहे हैं और वायुमंडल की नमी जो होती है वो आर्द्रता कहलाती है। जैसे अब तेज हवा चले या फिर तापमान गिर जाए तो ये देखना वायुमंडल की आर्द्रता में चेंज हो जाता है। अब आर्द्रता के लिए हम आपको समझाएंगे टॉपिक किस तरह से, जरा सुनिए। मान लिया एक इकाई आयतन की वायु है, इस वायु में नमी की मात्रा ज्यादा है। यदि नमी की मात्रा ज्यादा है तो आर्द्रता अधिक है, यदि नमी कम है तो आर्द्रता कम है। जब नमी ज्यादा होती है तो बाष्पीकरण, नमी ज्यादा होगी बाष्पीकरण बढ़ जाता है, क्योंकि नमी ज्यादा है वायुमंडल में, तो जब गर्मी होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जल की मात्रा बुड़कर तेज से भाप बनकर उड़ेगी, जब उड़ेगी तो आर्द्रता बढ़ जाएगी। अब एक आपका ताप हो गया, एक आर्द्रता हो गई, एक तो वायु की गति। अगर वायु तेज चलती है तो आर्द्रता जो वायुमंडल में उपस्थित होती है उसको उड़ाकर साथ ले जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। एक तो सतह का क्षेत्रफल, अगर किसी वस्तु का सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है, समझ रहे हो, और उसमें द्रव रखा है कोई, और एक सतह का क्षेत्रफल कम है, द्रव रखा है, तो वाष्पीकरण की दर हमेशा अधिक क्षेत्रफल पर तेज होगी और वहां पर कम होगी, क्योंकि वाष्पीकरण ऊपरी सतह से होता है। यहां पर अणुओं को बाहर निकलने की ज्यादा जगह मिलेगी, यहां पर कम मिलेगी, इसलिए सतह का क्षेत्रफल पर वाष्पीकरण निर्भर करती है। इसी में एक टॉपिक अंतिम आपका रह जाता है, अवस्था परिवर्तन का प्रारूप किस प्रकार से आप करेंगे। ये ठोस पदार्थ है, यहां पर द्रव पदार्थ है, गैस पदार्थ है। यदि ठोसों को ऊष्मा दी जाए द्रव में बदल जाए, द्रव को ऊष्मा दी जाए तो गैस में, और यदि ठोसों को ऊष्मा दी जाए और सीधे गैस में जाए तब इनको क्या कहेंगे, तब इन घटनाओं को कैसे बताएंगे। तो यदि कोई ठोस पदार्थ को ऊष्मा दी जाए सीधे द्रव में आ जाए तो इसे बोलते हैं संगलन या गलना। जिस निश्चित ताप पर यह प्रक्रिया होती है उसे गलनांक कहते हैं। अब द्रव को यदि गर्मी दी जाए, ऊष्मा दी जाए, ताप बढ़ाया जाए और गैस बन जाए तो इसे बोलते हैं बाष्पीकरण या क्वथन। क्वथन और बाष्पीकरण में अंतर है बहुत ज्यादा, बताएंगे बाद में इसको, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम, यदि ठोस पदार्थ को ऊष्मा दी जाए सीधे गैस में आ जाए तो ऐसे पदार्थ कराएंगे ऊर्ध्वपातज और प्रक्रिया होगी ऊर्ध्वपातन। कपूर, नैप्थलीन, आयोडीन ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं किंतु ऊष्मा पाते ही सीधे गैस अवस्था में हो जाते हैं, द्रव में नहीं आते। अब हमने ये टॉपिक पढ़ा केवल गर्म अवस्था पर, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने मतलब दाब में कमी करने पर। और यदि हम इसको उल्टा लेकर चलें, कैसे, गैसों को ठंडा कर दें वो सीधे क्या में आ जाए, ठोस में आ जाए, तो कहलाएगा निक्षेपण, डिपोजिशन, अंग्रेजी में बोलते हैं डिपोजिशन। और यदि गैस को ठंडा किया जाए, द्रवित होकर द्रव में आ जाए तो द्रवीकरण, ये संघनन भी बोल देते हैं इसको। यदि द्रव को ठंडा किया जाए और द्रव से सीधे क्या में जाए, ठोस अवस्था में जाए तो हिमीकरण या जमना, अंग्रेजी बोलते हैं फ्रीजिंग। जिस निश्चित ताप पर एक प्रक्रिया होगी उसी का नाम चल जाएगा। जैसे मैंने बोला गलनांक, गलनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं। क्वथनांक या बाष्पीकरण ताप वह निश्चित ताप जिसे कोई द्रव पदार्थ गैस अवस्था में पहुंच जाता है, वह क्वथनांक कहलाएगा। ऐसे ही इनके हम सबके परिभाषा याद कर सकते हैं। अगले टॉपिक में जो आएगा
पार्ट वीडियो का दूसरा आएगा और उसमें आपको ताप परिवर्तन, ताप से संबंधित कैलकुलेशन करना और केल्विन से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन पूरा प्रारूप समझाया जाएगा और एनसीईआरटी के बुक के पहले चैप्टर के प्रश्न पीडीएफ के माध्यम से भेजे जाएंगे। ठीक है।